वेलकम बैक दोस्तों। मूवी का नाम है उलिदवरू कांदांते। इसका मतलब है एज सीन बाय द रेस्ट। इसका मतलब है जो दूसरों ने देखा, जिसका मतलब है दूसरों का नजरिया। और ये एक कन्नड़ा मूवी है। ये मूवी इन द ईयर ऑफ 2014 में रिलीज हुई थी। मूवी मुझे बहुत ही प्यारी और औसम लगी क्योंकि बहुत अहम कॉन्सेप्ट को लेकर इस मूवी को बनाया गया है। इस मूवी के रिलेटेड आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, सुनिए। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो आप उस इंसिडेंट के बारे में पता करने के लिए वहाँ के लोगों से पूछताछ करने लगते हैं, ये पता करने के लिए कि एक्चुअली में वहाँ पर हुआ क्या। तब जाके आप एक कंक्लूजन पे आते हैं। उसी तरह आप जिन लोगों से पूछताछ किए होंगे वो लोग अपने अपने पर्सपेक्टिव व्यू से उस इंसिडेंट के बारे में आपको बताने लगते हैं। मतलब हर एक का अपना अपना नजरिया होता है। कोई उस इंसिडेंट को बढ़ा चढ़ाकर बताने लगता है और कोई जो दूसरों से सुना है वो आपको बताने लगता है। तो सारे लोगों की बातें सुनने के बाद तब जाके आप एक कंक्लूजन पे आते हो। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, हमारे आंखों के सामने कई सारी चीजें होती रहती है और उसे ही सच समझ बैठना ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि उसके पीछे सच कुछ और होता है। दिस द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। मतलब कभी कभार हमारी आंखें जो देखती है वो झूठ भी हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कोई भी चीज को डिसाइड करने से पहले उसकी अच्छे से जांच करे। तो यही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये मूवी उलिदवरू कांदांते। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये मूवी यूट्यूब पे हिंदी डबिंग में अवेलेबल है और उस मूवी का नाम है बदनाम बादशाह। रुको क्या नाम है इसका? हाँ, बलवान बादशाह। ये हिंदी वाले भी कुछ अजीब से नाम रख लेते हैं। मतलब ओरिजिनल नेम क्या है और हिंदी डबिंग में नेम क्या है बे? तो खैर हमको क्या लेना देना। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में इस मूवी का ओवरव्यू बताता हूँ। कुछ लोगों ने कहा है इसका एंडिंग समझ नहीं आया। बचा कुछ आप मूवी में देख लेना। एक्चुअली इस मूवी की मुझे एक माइनस पॉइंट लगी और वो है सस्पेंस रिवील कर देना। मतलब इस मूवी के डायरेक्टर और हीरो एक ही है। डायरेक्टर ने इस मूवी के सस्पेंस को रिवील कर दिया है। मतलब मूवी का नाम एज सीन बाय द रेस्ट है तो उसका एंडिंग भी एज सीन बाय द रेस्ट ही रख देना चाहिए था। यहाँ पर सस्पेंस रिवील करके कुछ अलग ही लगा मेरे को। तो ये सारी की सारी स्टोरी हमारी हीरोइन जिसका नाम है रेजिना और एक जर्नलिस्ट है ये नरेट करती रहती है। एक्चुअली एक दिन एक इंसिडेंट पेश आता है और रेजिना इस इंसिडेंट के बारे में 5 लोगों से पूछताछ करने लगती है और 5 की स्टोरी इस मूवी में एक एक चैप्टर है। रेजिना इस इंसिडेंट को लेकर एक आर्टिकल लिख रही होती है और इस आर्टिकल को रेजिना ने 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। तो पहले चैप्टर का नाम है वॉइस ऑफ साइलेंस। तो रेजिना पहले शैलेशा नाम के आदमी से मिलती है। शैलेशा रिची और रघु को बचपन से जानता है। जब रिची और रघु ये दोनों बचपन में खेल रहे थे तो एक लड़का आकर रघु को मारने लगता है। रिची को गुस्सा आकर किसी चीज या चाकू को लेकर उस लड़के को मार देता है। ये देखकर रघु घबरा जाता है, डर जाता है और फौरन वहाँ से भागने लगता है। रघु को भागता हुआ देखकर रिची भी इसके साथ भागने लगता है। तो एक पॉइंट पर आने के बाद रघु अपना रास्ता बदल लेता है। मतलब रघु अपना रास्ता चुन लेता है, वो रिची के साथ नहीं जाता और उसी तरह रघु हार्बर जाकर एक बोट में छुप जाता है और देखते ही देखते वो बोट मुंबई निकल जाती है। मतलब बचपन में ही रघु रिची को उस हालत में छोड़कर भाग गया था। उसके बाद रिची अपने फादर के पास आता है। इसका फादर एक चर्च का फादर होता है। यहाँ पर ऑलरेडी पुलिस मौजूद होती है तो रिची को देखकर पुलिस रिची को पकड़ लेती है और रिची 8 साल तक रिमांड होम में था। और मूवी के दौरान हमको ये बात भी पता चलती है कि रिमांड होम में एक पुलिस वाला था जो रिची को हर वक्त मारता था, पीटता था, उससे बहुत काम करवाता था। सिंपल से बताया जाए रिची को बचपन में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो एक दिन शैलेश अपने काम से मुंबई गया था तो वहाँ पर शैलेश को रघु दिखा। रघु शैलेश को देखकर पहचान लिया था और शैलेश भी रघु को देखकर इसके माँ बाप के बारे में बताने लगता है कि इसके फादर अब दुनिया में नहीं रहे और रघु की माँ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए मछलियाँ बेच रही है। तो कुछ दिन गुजरने के बाद रघु फिर से अपने गांव आता है और रघु अपने गांव आने के देरी शैलेश से मुलाकात करता है और शैलेश को उसका पासपोर्ट और उसकी माँ का पासपोर्ट रेडी करवाने के लिए कहता है, क्योंकि रघु शैलेश को और अपनी माँ को लेकर दुबई जाने का प्लान कर रहा है। और इसी बीच में रघु शैलेश को ये भी बताता है कि मुंबई में एक डील होने वाली थी और रघु ने उन गैंग मेंबर से एक लाल बैग चुराकर अपने गांव आ गया है और मुंबई के गैंग मेंबर्स रघु को ढूंढ रहे हैं। तो जब तक पासपोर्ट रेडी होता शैलेश रघु को एक रूम दिखाता है और वहां रहने के लिए कहता है। रघु उसी तरह उस रूम में रहने लगता है।
तो एक दिन अचानक से दो लोग इसके घर के बाहर आते हैं और उन दोनों के हाथों में गन होती है। तो रघु समझता है कि ये दोनों शायद मुंबई के गैंग वाले हैं। ये देखकर रघु के पसीने छूटने लगते हैं कि तभी वहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री होती है और यहाँ से चैप्टर 2 स्टार्ट होता है। और इस चैप्टर का नाम है आप ही पढ़ लो। मतलब ये चैप्टर रिची के बारे में है। एक्चुअली रिची के साथ इसका एक साथी होता है जिसका नाम है दिनेश। ये फिलहाल जेल में है। तो रेजिना दिनेश के पास जाकर रिची के बारे में पूछताछ करने लगती है। तो यहाँ पर दिनेश रेजिना को रिची के बारे में और उस दिन के वाक़ये के बारे में बताने लगता है। तो रिची के बारे में बात करें तो ये एक लोकल गुंडा है। जब रिची अपनी सजा पूरी करके बाहर आया तो शंकर पुजारी नाम के गैंगस्टर कम बिजनेसमैन के साथ रहने लगा। जो भी शंकर पुजारी रिची को करने को कहता वैसे वैसे रिची करता जाता, चाहे वो 2 नंबर के काम हो या 1 नंबर के काम हो। तो एक दिन शंकर रिची को अपने पास बुलाकर बालू को ढूंढने के लिए कहता है। बालू शंकर का एक एम्प्लॉय था। तो किसी वजह से बालू शंकर से बचते हुए फिर रहा है। तो शंकर रिची को बालू को सबक सिखाने के लिए कहता है। तो उसी वक्त रिची को ये बात पता चलती है कि बालू अपने बॉडी पर टाइगर की पेंटिंग कर चौरास्ते पर गया है। मतलब कुछ लोग जन्माष्टमी के दिन अपने बॉडी पर टाइगर की पेंटिंग लगाए हुए सेलिब्रेशन करने लगते हैं। तो उसी तरह बालू भी अपने बॉडी पर टाइगर की पेंटिंग लगाकर डांस कर रहा होता है। तो जब बालू वहाँ पर दिख जाता है तो रिची एक बैट से या एक लकड़ी से उसके सर पर मार देता है, जिसकी वजह से बालू नॉकआउट हो जाता है। साले पबजी ने बैन कर दिया। तो खैर नॉकआउट करने के बाद रिची बालू को हार्बर भेज देता है। तभी उसी वक्त रिची को एक और बात पता चलती है कि इसका पुराना दोस्त रघु अपने गांव वापस आया है। तो यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि जो रघु के बाहर 2 लोग अपने हाथ में गन लेके हुए थे वो और कोई नहीं रिची और दिनेश ही थे। तो रिची बहुत बार दरवाजा खटखटाने लगता है लेकिन रघु दरवाजे को ओपन नहीं करता। तो मजबूरन रिची को दरवाजा तोड़ के अंदर आना पड़ता है। तो अंदर आने के बाद रिची दिनेश को वो रेड बैग ढूंढने के लिए कहता है। तो इधर उधर सर्च करने के बाद दिनेश को वो लाल बैग मिल जाती है। तब जाके रिची रघु को बताता है कि वो इसका पुराना दोस्त है जो बचपन में इसको छोड़ के चला गया। और रिची रघु को अपने साथ आने के लिए कहता है लेकिन रघु मना कर देता है। वो रिची से कहता है मैं नहीं आ सकता, मैं अपने माँ से वादा किया है कि मैं उसे डिनर में मिलूंगा। तो रिची जबरदस्ती रघु को अपने साथ ले जाता है और इसी तरह ये दोनों एक बोट में आ जाते हैं। और यहाँ पर ऑलरेडी बालू मौजूद होता है। तो रिची बालू को बहुत मारने पीटने लगता है और कुछ देर मारपीट करने के बाद रिची अपने जेब से गन निकालता है और फायरिंग कर देता है। और यहाँ पर ये सीन कट होता है। तो दूसरे सीन में तीसरा चैप्टर शुरू होता है और इस चैप्टर का नाम है फिश करी। और ये चैप्टर मतलब ये स्टोरी रघु की माँ की है। तो रघु की माँ का नाम है रत्नक्का। एक दिन रत्नक्का अपना सारा काम खत्म करके अपने घर में जाकर रात में सोई हुई रहती है। उसको कुछ आहट होती है, कोई आने की आहट होती है। तो रत्नक्का बाहर जाकर अपना दरवाजा ओपन करती है। तो रत्नक्का के सामने इसका बेटा रघु मौजूद होता है। एक्चुअली रघु अपने घर आकर अपने माँ से बिना मिले वहाँ से जाने लगता है कि तभी रत्नक्का अपना घर का दरवाजा ओपन करती है। तो रत्नक्का अपने बेटे को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसी तरह रघु के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और रघु अपनी माँ से कहता है माँ सिर्फ चंद दिन की बात है, जब तुम्हारा पासपोर्ट तैयार हो जाएगा मैं तुम्हें दुबई लेके जाऊंगा, हम वहीं पर अपनी जिंदगी गुजारेंगे, बस कुछ दिनों की बात है। तो रत्नक्का अपने बेटे को यही रुकने के लिए कहती है लेकिन रघु अपनी माँ को मना कर देता है और अपनी माँ से वादा करता है कि वो कल डिनर पे फिर से आएगा और अपनी मनपसंद फिश करी अपनी माँ के हाथों से खाएगा। ऐसा कहने के बाद रघु वहाँ से चला जाता है। तो दूसरे दिन रत्नक्का मछली के मार्केट जाती है लेकिन मछली बेचने के लिए नहीं, मछली खरीदने के लिए। तो वहाँ पर रत्नक्का की सहेलियाँ होती है। तो रत्नक्का अपने सहेलियों से कहती है कि उसका बेटा वापस आ चुका है और इसका बेटा इसको दुबई ले जाना चाहता है। तो मछलियाँ खरीदने के बाद रत्नक्का अपने बेटे के लिए फिश करी बनाती है। उसी तरह देखते ही देखते शाम हो जाती है लेकिन रघु अभी तक घर नहीं आया। तो फिर से देखते ही देखते रात भी हो जाती है। रत्नक्का अपने बेटे का इंतजार करती रहती है लेकिन रघु अभी तक नहीं आया। रत्नक्का का इंतजार ही रह जाता है। तो दूसरे सीन में चैप्टर 4 स्टार्ट होता है, विस्पर्स इन द विंड। और ये कहानी मुन्ना की है। शंकर पुजारी के कई सारे बोट्स होते हैं, मतलब कई सारे नाव होते हैं और मुन्ना शंकर पुजारी के नाव को रिपेयर करते रहता है, यही इसका काम है। मुन्ना के साथ एक और बच्चा भी होता है जो इसके काम में हाथ बटाते रहता है और इस बच्चे का नाम है डेमोक्रेसी, फॉर द पीपुल बाय द पीपुल टू द पीपुल। तो मुन्ना को उसके गांव वाले उसको
लवर बॉय कहकर बुलाते रहते हैं, क्योंकि मुन्ना बालू के बहन से प्यार करते रहता है, उसे हमेशा फॉलो करते रहता है। लेकिन कभी भी मुन्ना उस लड़की से एक बार भी बात नहीं की। मुन्ना दूर से उस लड़की को देखता और खुश रहता, मतलब इन दोनों में हमेशा नैन में टक्का होते रहता है। तो एक दिन मुन्ना को ये बात पता चलती है कि बालू को रिची के आदमियों ने बेहोश करके कहीं बोट पर ले गए हैं। तो मुन्ना को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार रिची बालू को कहां पर ले गया। तो थोड़ी देर बाद रिची और उसके आदमी बोट लेकर वापस हार्बर आते हैं और मुन्ना उस बोट में कुछ खून और एक बुलेट भी देखता है। और ये देखकर मुन्ना ये समझने लगता है कि शायद रिची ने बालू को मार के समंदर में फेंक दिया होगा। तो सच क्या है मुन्ना को नहीं पता। मुन्ना सिर्फ कुछ चीजें देखकर अंदाजा लगाने लगता है। तो यही चीज मैंने मूवी के स्टार्टिंग में बताया था आपको। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे पर, जहाँ पर रजीना बालू से उस दिन के बारे में पूछने लगती है। एक्चुअली रघु मिसिंग में है। रघु के साथ क्या हुआ किसी को कुछ भी पता नहीं। इसी के बारे में रजीना इन सारे लोगों से रघु के बारे में पूछने लगती है। यहाँ पर बालू रजीना से कुछ भी बताने के लिए इनकार कर देता है और बालू का दावा यह है कि इसको हमेशा एक कौवा दिखाई देते रहता है और हर हमेशा इसके कानों में उस कौवे की आवाज सुनाई देती रहती है। इसीलिए बालू को जहाँ पर भी कौवा दिखाई देता है वो कुछ पत्थरें लेकर उस कौवे को मारने लगता है। तो बालू रजीना को अपना एक इंसिडेंट बताने लगता है। एक दिन बालू और कुछ आदमी मछलियाँ पकड़ने के लिए समंदर में गए थे। तो उस दिन बालू को मछलियों के साथ साथ एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा भी मिला। तो किसी कारण से बालू उस लकड़ी के टुकड़े को अपने पास रख लेता है, उस लकड़ी के टुकड़े को अपने घर लाता है। जिस दिन बालू उस लकड़ी के टुकड़े को अपने घर में लाया था उस दिन से उसको एक कौवा दिखाई देने लगता है, जिसकी वजह से बालू की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ जाता है। वो हर हमेशा काय 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 करते रहता है। तो बालू परेशान होकर उसी लकड़ी के टुकड़े को लेकर उस कौवे पर फेंकता है। ऑफकोर्स वो लकड़ी का टुकड़ा टूट जाता है और उस लकड़ी के टुकड़े में से एक चमकता हुआ सोना बाहर निकलता है। उस चमकते हुए सोने को देखकर बालू की आंखें भी चमकने लगती है और फिर से बालू रजीना से बताने लगता है तो वो किसी मुंबई गैंगस्टर से हाथ मिलाया है इस सोने को बेचने के लिए। तो वो आदमी इसको 10,000 एडवांस भी दे चुका है। तो जब डीलिंग की बात आई थी तो किसी ने उस सोने को चुरा कर भाग गया है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि उस सोने को चुराने वाला और कोई नहीं रघु था और बालू को ये बात पता नहीं कि रघु ने ही इसके सोने को चुराया है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में डायरेक्टर भाई साहब इस मूवी का सस्पेंस रिवील करते हैं। तो जिस दिन रघु मिसिंग में था उसके पहले दिन बालू और मुन्ना ये दोनों बैठकर शराब पीते हुए कौवों के बारे में बात करते रहते हैं। और उसी तरह मुन्ना एक पेंटर है तो मुन्ना कुछ लोगों को टाइगर की पेंटिंग डाल चुका होता है। तो दूसरे दिन ये सारे लोग सेलिब्रेशन के लिए सड़क पर निकल जाते हैं और इसी तरह जो कोई भी टाइगर की पेंटिंग लगाया हुआ है वो सारे लोग डांस करते रहते हैं। और ऑफ कोर्स ये सारे लोग चौराहे पर आने के बाद वहाँ पर रिची आता है और रिची बालू को नॉकआउट कर देता है और उसे अपने साथ हार्बर ले जाता है। तो बोट में आने के बाद रिची बालू को बहुत मारने पीटने लगता है और उसी वक्त रिची के साथ रघु भी मौजूद होता है। तो यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि रिची ने एक्चुअली रघु पर गोली चलाई थी और गोली चलाने के बाद रिची की लाश को उसी समंदर में फेंक दिया है। तो मेरे हिसाब से इस बात को रिवील करना नहीं चाहिए था। तो रिची का मानना है कि रघु की वजह से ही रिची रिमांड होम गया था और वहाँ पर इसने 8 साल गुजारा है। उसी धोखे को रिची याद करते हुए रघु को मार दिया है। अब मुन्ना की बात करें तो मैंने ऑलरेडी कहा था कि मुन्ना समझता है कि रिची ने बालू को मार दिया है। तो मुन्ना के दिमाग में यही चलता रहता है। तो यही बात कंफर्म करने के लिए मुन्ना बालू के घर जाता है, लेकिन बालू के घर में बालू मौजूद नहीं होता और मुन्ना ये देखता है कि बालू की बहन बालू का इंतजार करती रहती है और उसी तरह वो उदास भी रहती है। तो ये देखने की देरी मुन्ना को और पक्का यकीन हो जाता है कि रिची और उसके आदमी ने बालू के साथ कुछ न कुछ किया होगा। और जब मुन्ना वहाँ से चला जाता है कि तभी पीछे से बालू अपने घर आता है और बालू की बहन बालू को देखकर बहुत खुश होती है। अब चूंकि जन्माष्टमी है तो इसी दिन रात सारे लोग डांस करते रहते हैं। तो रिची भी उनके साथ मिलकर डांस करने लगता है और उसी वक्त मुन्ना वहाँ पर आता है और दिनेश की जेब से गन लेकर मुन्ना पर फायर कर देता है। लेकिन कोई भी इस चीज को नोटिस नहीं करता। देखते ही देखते वहीं पर रिची की मौत हो जाती है और मुन्ना वहाँ से जाने लगता है। लेकिन दिनेश को अंदाजा लग जाता है कि रिची को कौन मारा और फौरन दिनेश मुन्ना को पीछे से गोली मार देता है और मुन्ना अपनी आंखें बंद करते हुए ये सोचने लगता है
मतलब मुन्ना ने अपनी सारी जिंदगी में इस लड़की के साथ बात नहीं की और उसी तरह उस लड़की के बगल में बैठा तक नहीं। तो मरते मरते मुन्ना ये इमेजिनेशन करता है कि काश मुन्ना उस लड़की के बगल में जाके बैठा होता। और इस तरह से मुन्ना अपने प्यार को याद करते हुए मतलब वहीं पर मुन्ना की मौत हो जाती है। तो यहाँ पर 3 लोगों की हत्या हुई है। एक है रिची, मुन्ना और रघु। तो यहाँ पर बालू ये समझता है कि शायद रघु ने ही इसके सोने को चुराया होगा, इसीलिए रघु मुंबई गैंग से छुप रहा था। तो उसके बाद दिनेश के बारे में बात करें तो दिनेश सच बताने से इनकार कर देता है। दिनेश रेजिना से बताने लगता है कि रिची ने रघु को नहीं मारा, वो दोनों बचपन के फ्रेंड्स है, तो रिची ने भला रघु को क्यों मारता। तो दिनेश अपने पर्सपेक्टिव व्यू से रेजिना को एक नई स्टोरी बताता है। तो उसी तरह शैलेश भी ये समझने लगता है कि शायद मुंबई गैंग वाले रघु को फाइंड आउट कर लिया होगा और वो लोग रघु को अपने साथ ले गए होंगे और शायद उसको मार भी दिया होगा। मतलब शैलेश जिस दिन रघु को छोड़ के गया था उस दिन से रघु ने शैलेश को कॉल तक नहीं किया। रघु ने शैलेश से वादा किया था कि वो इसे दुबई ले जाएगा, लेकिन बात कुछ और ही है। अब उस लाल बैग मतलब उस सोने के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स रिची उस सोने को शंकर पुजारी को दे दिया है। मतलब बालू शंकर पुजारी के पास काम करता था। जब बालू को ये खजाना मिला था तो बालू शंकर पुजारी को ये बात नहीं बताया और मुंबई में इस सोने को बेचने को सोचा। ऑफकोर्स जब मुंबई में डील हो रही थी तो रघु ने उस सोने को चुराकर फिर से अपने गांव आ गया और ये सारी बात शंकर पुजारी को उसके आदमियों ने बताई थी। इसीलिए शंकर पुजारी समझता है कि वो सोना बालू का नहीं उसका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिची ने रघु को मार दिया। तो रेजिना इन सारे लोगों की स्टोरी सुनकर सच क्या है ये कंक्लूड नहीं कर पाती, इसीलिए रेजिना ने 5 चैप्टर लिखा है, 5 स्टोरीज 5 डिफरेंट पर्सपेक्टिव व्यूज। ये देखकर रेजिना अपनी स्टोरी का नाम चेंज कर देती है। वो लिखती है एज सीन बाय अदर्स, जो दूसरे ने देखा। तो यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है। तो यूट्यूब पे इस मूवी को हिंदी में भी देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।